जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ। जिस विषय पर बात कर रहे हैं, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। ये केवल व्याकरण का कोई नियम नहीं है, ये सीधे तौर पर ध्वनि, श्वास और हमारी एकाग्रता का परीक्षण है। और आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन भी यही है कि हम भाषा की इस भूल भुलैया को थोड़ा समझें, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो 99% एक जैसे दिखते हैं। बस वो 1% का धोखा होता है। वही तो, वो बचा हुआ 1%, जैसे मात्र एक ई की मात्रा का खिंचाव या श और स का बदलाव पूरा ब्रह्मांड पलट सकता है। मुझे हमेशा लगता था कि शब्दों को बस रटना होता है, लेकिन जब मैंने इन जोड़ों को गहराई से देखना शुरू किया तो महसूस हुआ कि इसके पीछे एक पूरा तंत्रिका विज्ञान या कह लें न्यूरोसाइंस काम कर रहा है। बिल्कुल, और इस विज्ञान की शुरुआत हमारी सांसों से होती है। अगर हम स्वरों की बात करें, जैसे छोटी ई और बड़ी ई, तो ये पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे फेफड़ों से निकली हवा हमारे गले में कितनी देर तक रुकती है। अच्छा, मतलब सांस के खींचाव से? हाँ, ध्वनि विज्ञान में इसे मात्रा काल कहा जाता है। एक छोटी मात्रा का मतलब है पलक झपकने जितना समय, और बड़ी मात्रा का मतलब है उसका दोगुना समय। अगर कोई व्यक्ति इन दोनों के बीच का अंतर नहीं समझता तो वह अर्थ का अनर्थ कर ही देगा। इसे समझने के लिए अली और अली के उदाहरण से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं हाल ही में एक पुरानी कविता पढ़ रही थी, तो वहां अली शब्द आया जिसमें ल पर छोटी ई की मात्रा थी। भौरे के संदर्भ में। हाँ, कविता एक बगीचे के बारे में थी। अगर कोई इस शब्द को बड़ी ई के साथ अली पढ़ ले तो बगीचे का पूरा नजारा ही बदल जाएगा। छोटी ई वाले अली का मतलब होता है भौरा, और बड़ी ई वाले अली का अर्थ होता है सखी या सहेली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्वनि का जो चरित्र है वो उस वस्तु के चरित्र से कैसे जुड़ता है। मतलब भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर बहुत तेजी से मंडराता है, वो कहीं टिकता नहीं है। अरे वाह, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। है ना? छोटी ई का उच्चारण भी उसी तरह झटके से खत्म हो जाता है, अली। दूसरी ओर सखी या सहेली एक ठहराव, एक गहरे रिश्ते का प्रतीक है जहां समय बिताया जाता है। इसलिए अली में स्वर लंबा खींचता है। ये कोई संयोग नहीं है कि हमारी भाषा ने इन ध्वनियों को उनके अर्थ के स्वभाव के अनुसार ही गढ़ा है। ये नजरिया तो वाकई कमाल का है। इसी तरह एक और जोड़ा है जिसने मुझे बहुत उलझाया था, सुधी और सुधी। अक्सर साहित्य में पढ़ते हैं, उसने मेरी सुधी नहीं ली। हाँ, यहाँ छोटी ई है। बिल्कुल, जिसका अर्थ है याद या स्मृति। एक अमूर्त सी भावना जो बस एक पल के लिए मन में आती है और चली जाती है। लेकिन अगर कोई इसी को सुधी लिख दे बड़ी ई के साथ, तो ये भावना अचानक एक जीते जागते इंसान में बदल जाती है। क्योंकि सुधी का अर्थ है विद्वान या समझदार व्यक्ति। और यही वो जगह है जहां प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र सबसे ज्यादा मात खाते हैं। हाँ, एग्जाम के उस प्रेशर में। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति सुधी को सुधी में बदलता है तो वो केवल एक मात्रा नहीं बदल रहा होता, वो एक संज्ञा की पूरी श्रेणी ही बदल रहा होता है। एक और बहुत शक्तिशाली उदाहरण दूं, बलि और बलि। ओहो, बलि और बलि। प्राचीन काल में अनुष्ठानों में जो बलि दी जाती थी उसमें ल पर छोटी ई है, यानी कुर्बानी या भेंट। वो एक क्रिया का परिणाम है। लेकिन बलि जिसमें बड़ी ई है, उसका अर्थ है अत्यधिक ताकतवर इंसान, जैसे बाहुबली, जो खुद दूसरों पर भारी पड़े। मतलब एक तरफ वो कमजोर जीव है जिसकी बलि चढ़ रही है, और दूसरी तरफ वो महाकाय योद्धा है जो बलि है। मात्रा का हल्का सा बदलाव आपको वेदी पर कटने वाले जीव से उठाकर एक अजेय योद्धा बना देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो आदि और आधि का इस्तेमाल बहुत होता है। हाँ, हम हर दिन सूची के अंत में आदि लिखते हैं, जिसका मतलब है वगैरह या एक्स्ट्रा, जहाँ उच्चारण तुरंत खत्म हो जाता है। और अगर किसी को किसी चीज की लत हो जाए तो वो उसका आदी हो जाता है। लत हमेशा लंबी चलती है, वो आसानी से छूटती नहीं, इसीलिए शायद उसकी मात्रा भी लंबी है। सही बात है। ये मनोविज्ञान और भाषा का बहुत गहरा संगम है। जब हम किसी चीज के आदी होते हैं तो हमारा दिमाग उस आदत के साथ एक लंबा समय गुजारता है। भाषा इसे अवचेतन रूप से जानती है। लेकिन क्या आपने उस त्रिकोण पर गौर किया है जो इन दो शब्दों के जोड़ों से भी ज्यादा जटिल है? मैं बात कर रहा हूं तरणी, तरणी और तरुणी की। ओ, ये तिकड़ी, ये तो किसी भी भाषा प्रेमी के लिए एक बुरे सपने जैसी हो सकती है। तीनों शब्द सुनने में इतने समान हैं कि दिमाग चकरा जाए। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
तरणी छोटी ई के साथ, तरणी बड़ी ई के साथ और तरुणी बीच में रू के साथ। जब मैं इन्हें समझने की कोशिश कर रही थी तो मुझे लगा कि क्या ध्वनि की लंबाई का वस्तु के भौतिक आकार से कोई मनोवैज्ञानिक संबंध हो सकता है। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, तरणी जिसमें छोटी ई है उसका अर्थ है सूर्य। अब सूर्य ब्रह्मांड में तो बहुत विशाल है, लेकिन जब हम उसे अपने आंखों से धरती से देखते हैं तो वो एक बहुत छोटी सी डिस्क जैसा दिखाई देता है। दूर से छोटा दिखता है। हाँ, इसलिए शायद उसे छोटी मात्रा मिली। वहीं तरणी जिसमें बड़ी ई है उसका अर्थ है नाव। नाव हमारे ठीक सामने होती है, हम उस पर चढ़ते हैं, वो हमारे लिए भौतिक रूप से बड़ी और ठोस होती है जो हमें नदी पार कराती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और तीसरा शब्द तरुणी जिसमें रू जुड़ जाता है, जो रूप या यौवन का संकेत देता है, उसका अर्थ है युवती। मानो मस्तिष्क चीजों को कैसे याद रखता है, ये उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग रटे हुए शब्दों को बहुत जल्दी भूल जाता है, खासकर परीक्षा की भारी दबाव में। हाँ, वो घबराहट में सब मिक्स हो जाता है। बिल्कुल। जब तनाव बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे सोचने की क्षमता को धुंधला कर देता है और तरणी तथा तरणी एक जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन जब कोई छात्र इसे विजुअल इमेजरी या कल्पना से जोड़ लेता है, जैसा आपने बताया, आसमान में दूर चमकता छोटा सा तरणी और नदी में तैरती बड़ी सी तरणी, तो दिमाग में छप जाता है। एकदम मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस में यह जानकारी एक स्थायी चित्र के रूप में दर्ज हो जाती है। यह महज याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, यह दिमाग की वायरिंग का सही इस्तेमाल है। तो चलिए, स्वरों के इस मायाजाल और सांसों के खेल से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो एक और खतरनाक क्षेत्र आता है, व्यंजनों का खेल, जहां हवा का खिंचाव नहीं बल्कि जीभ की मिलीमीटर भर की हलचल तय करती है कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब है शलगम वाला श और सपेरे वाला स। ये उच्चारण स्थान का विज्ञान है। श एक तालव्य ध्वनि है जहां जीभ मुड़कर मुंह की छत को छूती है, जबकि स एक दंतीय ध्वनि है जहां जीभ दांतों के ठीक पीछे आती है। ये दोनों ध्वनियां एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जरा सी भी लापरवाही अर्थ को पूरी तरह तबाह कर सकती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने शुरुआत में ही देखा, श्वजन और स्वजन। स्वजन जहां स दंत्य है, उसका अर्थ है स्व यानी अपने लोग, रिश्तेदार। लेकिन जीभ अगर दांत से फिसलकर तालू पर चली गई और आपने श्वजन कह दिया तो वो श्वान यानी कुत्ते का अर्थ देने लगेगा। हाँ, और इसी तरह अंश और अंश का जोड़ा है। अगर कोई कहे कि ये संपत्ति का मेरा अंश है श के साथ, तो वो अपना हिस्सा मांग रहा है। लेकिन अगर वो अंश स के साथ कह दे तो वो कंधे की बात कर रहा है। बाप रे, संपत्ति में कंधा मांगना तो काफी अजीब स्थिति पैदा कर सकता है। बिल्कुल। और ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से शंकर और संकर का जोड़ा भी बहुत दिलचस्प है। शंकर जिसमें तालव्य श है, वो भगवान शिव का नाम है, जो शांति और कल्याण के देवता माने जाते हैं। महादेव। हाँ, लेकिन अगर इसे संकर पढ़ा जाए जिसमें दंत्य स है, तो इसका अर्थ एकदम अलग हो जाता है। विज्ञान और कृषि में संकर का अर्थ है हाइब्रिड या दो अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण। एक देवता का नाम अचानक से जेनेटिक्स के एक शब्द में बदल जाता है। मैंने अर्थशास्त्र के एक लेख में सकल शब्द देखा था। हम सभी जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वही सकल में सपेरे वाला स होता है जिसका अर्थ है संपूर्ण या सारा। लेकिन मेरी एक पल के लिए आदत हुई कि मैं इसे शकल पढ़ लूं, जिसका अर्थ होता है चेहरा या टुकड़ा। अगर कोई गलती से शकल घरेलू उत्पाद बोल दे तो इसका मतलब होगा चेहरों का उत्पादन। जो कि बहुत ही मजेदार लगेगा सुनने में। ये एक ऐसी गलती है जो किसी गंभीर न्यूज एंकर को भी लाइव टेलीविजन पर मुश्किल में डाल सकती है। और ये हमें ये भी बताता है कि स्पष्ट उच्चारण केवल एक व्यक्तिगत कौशल नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। जब कोई वक्ता श और स का सही उच्चारण करता है तो वह सामने वाले को यह संदेश देता है कि वह अपने विचारों के प्रति पूरी तरह से सचेत और स्पष्ट है। चलिए, जीभ की इस कलाबाजी से वापस मात्राओं की दुनिया में लौटते हैं। इस बार छोटी ई की नहीं बल्कि ऊ और ऊ की गहराई की बात करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल मात्रा के कारण ऐतिहासिक महाकाव्यों के पात्रों को परिभाषित करते हैं। बिल्कुल होते हैं। सबसे पहले मुझे एक बहुत मजेदार संयोग पर बात करनी है, कुल और कूल। छोटा ऊ वाला कुल मतलब खानदान या सारा, और बड़ा ऊ वाला कूल का मतलब है नदी का किनारा। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि अंग्रेजी का शब्द कूल
और हिंदी का कूल ध्वनि में एकदम समान है, और नदी का किनारा हमेशा कूल या ठंडा ही तो होता है। अरे वाह, ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर और अनपेक्षित संयोग है। दो भाषाएं जो हजारों किलोमीटर दूर विकसित हुई, वे एक ऐसी ध्वनि पर आकर मिलती हैं जो मानव मन को शांति का एहसास देती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसी ऊ और ऊ के ऐतिहासिक पहलू में जाएं, तो सुत और सूत का जोड़ा महाभारत के पूरे दर्द को समेटे हुए है। वो कैसे? जब हम सुत छोटे ऊ के साथ कहते हैं, तो उसका सीधा अर्थ होता है पुत्र, जैसे पवन सुत हनुमान। लेकिन महाभारत में कर्ण को हमेशा सूत पुत्र कहा गया। वहां सूत में बड़ा ऊ है। सूत का अर्थ होता है धागा या फिर रथ हाँकने वाला सारथी। ओह, ये बहुत ही शक्तिशाली बिंदु है। मतलब कर्ण को केवल इसलिए सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा क्योंकि वो एक सारथी के घर पले बड़े थे। वो सूत में लगी बड़ी ऊंची मात्रा सदियों के उस सामाजिक भेदभाव का बोझ उठा रही है, जिसने एक महान योद्धा को उसका हक नहीं मिलने दिया। अगर वो केवल सुत होते तो शायद कहानी कुछ और होती। ठीक इसी तरह विज्ञान और व्याकरण का मिलन अनु और अणु में देखने को मिलता है। अनु एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है पीछे या बाद में, जैसे अनुज जो बाद में जन्मा हो, यानी छोटा भाई। हाँ। लेकिन जैसे ही न की जगह अणा आता है, अणु, तो ये भौतिक विज्ञान का शब्द बन जाता है जिसका अर्थ है पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण। यहां भी ध्वनि का बहुत बारीक विस्थापन है। तो अब तक हमने ध्वनियों के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समझा, लेकिन अब बात करते हैं उस असली अखाड़े की जहां ये शब्द किसी का करियर बना या बिगाड़ सकते हैं। वो है प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा हॉल। जब समय तेजी से भाग रहा हो और भविष्य दांव पर हो, तब दिमाग कैसे धोखा खाता है। वहां तो अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता है। सच में। एक जोड़ा है जिसने न जाने कितने छात्रों की रैंक गिराई होगी, प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब हम सब जानते हैं, भगवान का भोग या कृपा। लेकिन प्रसाद क्या है? अगर कोई परीक्षा में एक वाक्य पढ़े, राजा अपने प्रासाद में विश्राम कर रहे हैं, तो दबाव में छात्र प्रासाद को प्रसाद पढ़ लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। जब हम तेज पढ़ते हैं, तो आंखें पूरे शब्द को नहीं पढ़ती, वे केवल शब्द के आकार को देखती हैं और अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान लगा लेती हैं। शॉर्टकट लेती हैं। बिल्कुल। चूंकि प्रसाद शब्द हमारे दैनिक जीवन में हजारों बार सुना गया है, दिमाग तुरंत उस खाली जगह को प्रसाद से भर देता है। वह प्र के आगे लगी आ की मात्रा को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। और नतीजा ये होता है कि छात्र कल्पना करता है कि राजा एक छोटी सी कटोरी के प्रसाद के अंदर बैठा है, जबकि प्रासाद का अर्थ होता है एक विशाल महल या राजभवन। एक अतिरिक्त मात्रा एक कटोरी को महल में बदल देती है। ये मानसिक शॉर्टकट वाकई बहुत खतरनाक है। इसी तरह अभिराम और अविराम का जोड़ा है। हाँ, अभिराम का अर्थ है अत्यधिक सुंदर या नैनाभिराम, और अविराम का अर्थ है बिना रुके, लगातार। यहाँ भ और व का अंतर है जो जल्दीबाजी में एक जैसा दिख सकता है। और एक और शब्द है जो मुझे बहुत हास्यास्पद भी लगा और डरावना भी, कृपण और कृपाण। ओह हाँ, कृपण का मतलब होता है एक कंजूस व्यक्ति, लेकिन कृपाण का अर्थ है तलवार। अगर कोई किसी कंजूस को तलवार कह दे तो शायद वो सच में हिंसक हो जाए। बिल्कुल। परीक्षाओं में लक्ष्य और लक्ष्य भी अक्सर उलझाते हैं। लक्ष्य आधा क श और य का अर्थ है आपका उद्देश्य या मंजिल, लेकिन लक्ष्य क्ष के साथ का अर्थ है गिनती का 1,00,000। अक्सर लोग उत्साह में कह देते हैं मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है कि वे 1,00,000 डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो कि असंभव है। वैसे इस पूरी सूची में एक शब्द ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। हम सभी जानते हैं कि द्वीप बड़ी ई और व के साथ का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ टापू। हाँ, आइलैंड। लेकिन अगर हम मात्रा को छोटा कर दें, यानी द्वीप छोटी ई के साथ, तो इसका अर्थ होता है हाथी। टापू और हाथी के बीच क्या संबंध हो सकता है? मैंने भी ये सोचा। मुझे इसके पीछे कोई तार्किक कारण समझ नहीं आया था। इसके पीछे का कारण भाषा के निर्माण की उस तार्किक प्रक्रिया में छुपा है जो प्रकृति के अवलोकन पर आधारित है। संस्कृत में द्वि का अर्थ है दो और प धातु का अर्थ है पीने वाला। जो 2 बार पीता है वो द्विपद है। अच्छा। अब जरा हाथी के पानी पीने की प्रक्रिया को विजुलाइज कीजिए। हाथी पहले अपनी सूंड में पानी भरता है, ये पहला चरण हुआ। फिर वो सूंड को मोड़कर पानी अपने मुंह में डालता है, ये दूसरा चरण हुआ।
हाथी सीधे मुंह से पानी नहीं पीता, वह इस प्रक्रिया को 2 हिस्सों में पूरा करता है। अरे वाह, इसलिए प्रकृति के इस अद्भुत प्राणी को हमारे पूर्वजों ने द्विपद का नाम दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब हर शब्द महज कुछ अक्षरों का समूह नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री चल रही है। बिल्कुल। अगर हम प्रकृति से वापस इंसानी व्यवहार पर आएं, तो शब्दों के शुरू में लगने वाले उपसर्ग भी पूरी नैतिकता को पलट सकते हैं। यहाँ शब्द का मूल शरीर वही रहता है, बस आगे का एक अक्षर बदलता है, जैसे उपेक्षा और अपेक्षा। यह एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। ये दोनों शब्द ईक्षा धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है देखना। लेकिन जब इसके आगे उप लगता है, उपेक्षा, तो इसका अर्थ हो जाता है किसी को अनदेखा करना या तिरस्कार की दृष्टि से देखना। इग्नोर करना। वहीं जब इसके आगे अप लगता है, अपेक्षा, तो इसका अर्थ होता है किसी से कोई उम्मीद रखना या आशा भरी नजर से देखना। एक अक्षर तय करता है कि आप किसी से मुंह मोड़ रहे हैं या उसकी ओर उम्मीद से देख रहे हैं। और ऐसा ही अपकार और उपकार के मामले में होता है। कार का अर्थ है कोई कार्य करना, अपकार का मतलब है किसी का बुरा करना, नुकसान पहुंचाना। लेकिन सिर्फ अ की जगह ऊ लगा देने से ये उपकार बन जाता है, जिसका मतलब है किसी का भला करना। सही कहा आपने। यह महज व्याकरण नहीं है, यह दिशा का विज्ञान है। एक उपसर्ग यह तय कर रहा है कि इंसान भक्षक बन रहा है या रक्षक। श्वास का खिंचाव किसी भी वाक्य का भाग्य तय कर सकता है। बिल्कुल। जो भी इस बारीकी को समझता है, वो केवल अच्छी हिंदी नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो अपने मस्तिष्क की एकाग्रता और विचारों की स्पष्टता को भी दुनिया के सामने रख रहा होता है। और शायद इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इन शब्दों को रैंक डिसाइडर कहा जाता है, क्योंकि वे केवल ये नहीं जांच रहे कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वे ये जांच रहे हैं कि दबाव के क्षणों में आपकी चेतना कितनी जागृत है। एकदम 100% की बात कही आपने। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि भाषा एक गणितीय समीकरण की तरह है, जहाँ केवल एक चर या मात्रा के बदलते ही परिणाम पूरी तरह से उलट जाता है। एक छोटे से ई ने भंवरे को सहेली बना दिया, एक स ने भगवान को हाइब्रिड बना दिया। बिल्कुल। ये जब राजा महाराजाओं के बीच संध्या होती थी, या जब बड़े बड़े विदेशी दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता था, तो सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। हाँ, कोई टाइपराइटर या कंप्यूटर तो था नहीं। सही कहा। तो क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी थके हुए लिपिक या क्लर्क ने आधी रात को लिखते समय प्रासाद को प्रसाद लिख दिया हो? या किसी संधि पत्र में अंश की जगह अंश लिख दिया हो? सोचने वाली बात है कि एक मात्रा के उस छोटे से फेर ने इतिहास में अनजाने में कितनी ऐतिहासिक गलतफहमियों को जन्म दिया होगा। किन युद्धों को सिर्फ इसलिए शुरू होना पड़ा होगा क्योंकि किसी ने अपकार और उपकार के बीच की मात्रा को सही से नहीं पढ़ा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो भाषा के अध्ययन को एक पूरी नई ऐतिहासिक गहराई देता है। मतलब एक छोटी सी चूक और पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकती है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा इतिहास शायद तलवारों से ज्यादा लिपिकों की कलम से निकली हुई गलत मात्राओं से तय हुआ हो। तो अगली बार जब कोई दस्तावेज पढ़ें या किसी को मंच से संबोधित करें, तो एक क्षण के लिए रुककर अपनी मात्राओं और अपनी जीभ के स्थान की जांच जरूर कर लें। कहीं आपका स्वजन कुछ और तो नहीं सुन रहा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।